नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का जो अधीनस्थ बोर्ड ने आयोजन करवाया था 2022 के अंदर। उस कंप्लीट पेपर के अंदर जो ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्या परीक्षा का पैटर्न रहा होगा और भविष्य में कैसा पैटर्न रह सकता है उसके ऊपर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और कितने प्रश्न पूछे गए उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे जितने भी लाइव बैचेज जो शुरू हो चुके हैं कंप्यूटर अनुदेशक के, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पहला प्रश्न मैं लेके आ रहा हूं। जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था मिट्टी के टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। मिट्टी के टॉपिक से प्रश्न पूछा गया। प्रश्न था जिप्सीफेरस। कौन सी मिट्टी? जिप्सीफेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है, ये पूछा था। राजस्थान के किस जिले में मिलती है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि जिप्सीफेरस मिट्टी का वर्गीकरण है कौन सा। जब भी अपन लोग मिट्टी के वर्गीकरण की बात करें तो राजस्थान में मिट्टी का सामान्य वर्गीकरण, मिट्टी का सामान्य वर्गीकरण। और मिट्टी का जब भी आपसे पूछे सामान्य वर्गीकरण और सामान्य वर्गीकरण की जब भी अपन चर्चा करें तो वर्गीकरण है वो कभी भी पूछे तो आपका उत्तर होगा 10 भागों में विभाजित की गई है। यानी राजस्थान की मिट्टी को सामान्य तौर के ऊपर कितने भागों में बांटा गया? 10 भागों में बांटा गया। दूसरा आता है राजस्थान कृषि विभाग का पूछे तो राजस्थान के कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टी को माना है 14 भागों में। कितने भागों माना है? 14 भागों में। अगर प्रश्न आ जाए केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में यदि आपसे पूछे तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान की मिट्टी को माना है कितने? 8 भागों में। और यदि आपसे पूछे विदेशी वर्गीकरण पूछ लें दोस्तों, कौन सा वर्गीकरण? विदेशी या वैज्ञानिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण है? वैज्ञानिक वर्गीकरण। विदेशी या वैज्ञानिक वर्गीकरण जब भी आपसे पूछे तो इन्होंने माना है कितने भागों में? 5 भागों में माना है। तो कुल मिलाकर के जब भी आपसे पूछे तो पहला है राजस्थान में मिट्टी का सामान्य वर्गीकरण पूछे तो 10 भागों में बांटा है। राजस्थान कृषि विभाग ने कितने भागों में बांटा है? 14 भागों में। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कितने माने हैं? 8। और विदेशी या वैज्ञानिक वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में विभाजित है। अब जो जिप्सीफेरस है ये कुल मिला के आपसे पूछे तो राजस्थान के कौन से विभाग का वर्गीकरण है, तो आपका आंसर जब भी पूछे कि राजस्थान के कौन से विभाग का वर्गीकरण है बताओ, तो राजस्थान के कृषि विभाग का वर्गीकरण है, जिसमें कितने भाग माने इन्होंने? 14 भाग माने। कितने भाग माने? 14। अब 14 में दोस्तों जिप्सीफेरस पूछा है तो 2 नाम और भी पूछता है कई बार। एक नाम आता है साइरोजेक्स, याद कर लेना। क्या नाम आता है? साइरोजेक्स। एक मिट्टी का नाम ये भी आता है, ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। साइरोजेक्स और रेवेरिना। कौन सी मिट्टी है बताओ? रेवेरिना। साइरोजेक्स और रेवेरिना दोनों पूछे तो दोनों मिट्टियां मिलती है वो राजस्थान में कहां मिलती है बताओ? तो आपका उत्तर होगा श्री गंगानगर में मिलती है। कहां मिलती है? श्री गंगानगर में। तो इस ऑप्शन में क्या दे रखा था बताओ? बीकानेर, कोटा, करौली और डूंगरपुर। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो कौन सा था? बीकानेर था। क्या उत्तर था बताओ? बीकानेर। क्योंकि जिप्सीफेरस है, जिप्सम की अधिकता के कारण इस मिट्टी का नामकरण क्या हुआ बताओ? जिप्सीफेरस। और राजस्थान में जिप्सम की सबसे फेमस खान पूछे तो आप नाम याद रखना है, ये जिप्सम के लिए फेमस है। जिप्सीफेरस में जिप्सम, जैसे जिप्सम और जैसे जामसर, याद रखिएगा। यानी राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है बताओ? जामसर। और जामसर कहां पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। कहां पड़ता है? बीकानेर में। कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर वैज्ञानिक वर्गीकरण में आपसे पूछ रहे तो कौन सी मिट्टी है? तो वर्टिसोइल्स मिट्टी है। तो इसका उत्तर सही आंसर होगा वो क्या होगा बताओ? बीकानेर होगा। बाकी इसमें बड़ी बड़ी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। और भविष्य में मिट्टी के टॉपिक से तो देखो प्रश्न आने आना है, और ये टॉपिक भी अपन लोग यूट्यूब के ऊपर मैं एक दिन पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है? आजकल ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। एक तो पेपर में क्या पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, या 4 बॉर्डर देता है आपको। एक तरफ जिले लिखे होते हैं और एक तरफ परियोजना लिखी होती है, या एक तरफ परियोजना एक तरफ जिले लिखे होते हैं, और उसमें क्या करवाता है? सुमेलन करवाता है। तो देखो
कथन हमें स्टेटमेंट में सबसे पहले जब भी पेपर खोल करें तो देखें सही नहीं है, यानी कहने का मतलब है वो क्या पूछ रहा है आपसे, एक कथन ऐसा है जो क्या है बताओ, असत्य है। क्या है बताओ, असत्य है। देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। बिल्कुल ठीक बात है भी भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना के रूप में जाना जाता है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिससे विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, 7 लिफ्ट नहरें हैं, उनसे क्या किया जाता है, पेयजल सुविधा और सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इसमें 204 किमी लंबी फीडर का निर्माण किया गया है। 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर जिसको बोलते हैं उसका निर्माण किया गया है। यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। नहीं जी, पोंग बांध से नहीं होती है, ये कहां से होती है, हरिके बैराज से होती है। कहां से होती है, हरिके बैराज से। तो कहां गलत हो गया ये, तो इसका राइट आंसर था वो क्या था दोस्तों, डी था। अब देखते हैं, सबसे पहले शॉर्टकट में बता रहा हूं, निर्माण इंदिरा गांधी नहर का जब भी आपसे निर्माण पूछे तो यानी कहने का मतलब है किसका पूछ रहा है वो, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पूछ रहा है। IGNP की जब भी बात करें तो सबसे पहले आता है इसका प्रारंभ। कब आता है बताओ, प्रारंभ। और प्रारंभ की बात करें तो 1958 के अंदर इसकी शुरुआत हो जाती है। फिर आता है IGNP की कुल लंबाई, याद रख लेना, कुल लंबाई। और IGNP की कुल लंबाई पूछे तो कितने किलोमीटर है बताओ, 649 किलोमीटर है। किस नदी से निकाली गई है बताओ, सतलज। कौन सी नदी से निकाली गई है, सतलज, प्लस में कौन सी नदी है बताओ, व्यास। दोनों नदियों का संगम स्थल है वो क्या कहलाता है बताओ, हरिके बैराज। हरिके बैराज। और हरिके बैराज यदि आपसे पूछे कहां पड़ता है तो पंजाब में एक जिला आता है जिसका नाम है फिरोजपुर। कौन सा जिला आता है, फिरोजपुर। और फिरोजपुर कहां पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। यहां से इस नदी का क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है, यानी इस परियोजना का उद्गम होता है। 2 नदियां मिलती है। अब इसमें यदि आपको दिया सतलज और व्यास, ये कंफ्यूज हो जाए बच्चा, पर तो पोग बांध से नहीं होता है। पोग बांध तो क्या है, व्यास नदी पे है। फिर इसके बाद में आती है कुल लंबाई आ गई। फिर आती है इसके 2 नाम है, इसके 2 नाम है, एक तो है राजस्थान फीडर। क्या नाम दिया गया बताओ, राजस्थान फीडर। और एक नाम क्या दिया गया दोस्तों, मुख्य नहर। क्या नाम दिया गया बताओ, मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की लंबाई पूछे तो कितनी है बताओ, 204 किलोमीटर है। और मुख्य नहर की लंबाई पूछे तो कितनी है दोस्तों, 445 किलोमीटर है। अब राजस्थान फीडर कहां से कहां तक है, तो राजस्थान फीडर है पंजाब से लेकर के, पंजाब से मसीता वाली हेड तक है। मसीता वाली जो हेड है वो कहां है बताओ, राजस्थान में। कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, यहां तक है, पंजाब से मसीता वाली हेड तक है। और ये जो लंबाई है वो है 204 किलोमीटर। और ये 3 राज्यों में, एक तो पंजाब में है, एक ये लंबाई कहां आएगी बताओ, हरियाणा में आएगी। और एक ये लंबाई कहां आएगी बताओ, राजस्थान में आएगी। कहां आएगी, राजस्थान में। सबसे ज्यादा लंबाई राजस्थान फीडर की कहां पे है, तो वो है पंजाब में। और 19 किलोमीटर के आसपास में हरियाणा में है। और राजस्थान में 35 किलोमीटर के आसपास में। अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई बताओ, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 445 किलोमीटर तो हमारी राजस्थान मुख्य नहर के रूप में जानते हैं। और 35 किलोमीटर राजस्थान फीडर है, तो कितनी होगी बताओ, 480 किलोमीटर हो गई है। याद करना, कितनी होगी बताओ, 480। तो राजस्थान फीडर और मुख्य नहर की राजस्थान में लंबाई पूछे तो 480 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर था वो क्या था बताओ दोस्तों, डी नंबर था। जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया वो सारे लोग सही है, याद करना। अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न दिया, ये चोटियों को लेकर के दिया है। किसको लेकर के दिया है, चोटियों को लेकर के दिया है। यानी राजस्थान की चोटियां दी है और उनको सुमेलन करना है। पहली चोटी दी है जिसका नाम है रघुनाथगढ़, दूसरी दी है शेर, तीसरी दी है डोरा पर्वत, चौथा दिया गोकुंदा। ये कौन सी चोटी है बताओ, गोकुंदा। याद करना, इसको थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, ये नाम क्या है बताओ, गोकुंदा है। याद कर लेना, गोकुंदा पहाड़ी है। मैं बात करूं रघुनाथगढ़ की, तो रघुनाथगढ़ कहां पड़ता है बताओ, सीकर में पड़ता है। कहां पड़ता है, सीकर में। शेर कहां पड़ता है, शेर तो सिरोही में रहता है। शेर तो कहां रहता है, सिरोही में रहता है। और डोरा पर्वत कहां है बताओ, जालोर में है। कहां पे है बताओ, जालोर में है। और गोकुंदा पूछे तो आपने क्या बताना है, उदयपुर बताना है। कहां बताना है, उदयपुर में। ये चोटियां याद करना, सीकर दे दिया, सिरोही दे दिया, और कौन सा दे दिया बताओ, गोकुंदा दे दिया, यानी जालोर की चोटियां दे दिया। इसमें मिक्स किया है। सबसे पहले देखो, हम बात कर रहे हैं ये चोटियां हैं, ये राजस्थान में किस में है बताओ, तो आपका आंसर होगा अरावली
पर्वतमाला की अपन बात करें, किसकी बात करें बताओ, पर्वतमाला की बात करें। अरावली पर्वतमाला की जब भी बात हो तो अरावली पर्वतमाला के कितने स्टेप है दोस्तों, तो आप उत्तर देंगे कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। कितने स्टेप याद रखोगे, 3। अब 3 कौन से रखोगे, तो सबसे पहली अरावली आती है वो आती है दक्षिणी अरावली, दूसरी आती है वो मीडियम यानी मध्य अरावली, और तीसरी आती है उत्तरी अरावली। तो कितने पोर्शन हो गए, 3। पहला दक्षिणी अरावली, दूसरा मध्य अरावली, और तीसरा कौन सा है, उत्तरी अरावली है। दक्षिणी अरावली की एवरेज ऊंचाई यदि आपसे पूछे तो लगभग कितने मीटर है बताओ, 1000 मीटर है। और इसका सबसे ऊंचा शिखर है वो सिरोही जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है बताओ, सिरोही के अंदर है। बहुत अच्छे से हम नाम भी जानते हैं उसका, कौन सा है बताओ, गुरु शिखर है। कौन सा नाम है बताओ, गुरु शिखर। शिखरों का शिखर कौन सा, गुरु शिखर। तो सबसे ऊंचा कौन सा है बताओ, गुरु शिखर है। मध्य अरावली की अगर अपन बात करें तो मध्य अरावली के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे अपन लोग। मध्य अरावली के अंदर ये घट जाएगी और लगभग कितने मीटर हो जाएगी, 700 मीटर। कौन सी हो जाएगी, 700 मीटर। और इसमें अगर देखें तो कौन सी आती है बताओ, मोरामजी आती है, याद करना। कौन सी आती है, मोरामजी, या हम इसको बोलते हैं टोटगढ़, याद रख लेना। कौन सी आती है बताओ, टोटगढ़ आती है, ये चोटियां। इसके अलावा तारागढ़ भी है, नागपाड़ भी यही है। और फिर आती है उत्तरी अरावली, ये थोड़ी घट जाती है और कितनी हो जाती है बताओ, 450 मीटर। और उत्तरी अरावली की अगर अपन बात करें सबसे ऊंची चोटी आती है वो कौन सा गढ़ है बताओ, रघुनाथगढ़। कौन सा गढ़ है दोस्तों, रघुनाथगढ़ है। और रघुनाथगढ़ चोटी है वो कहां पड़ती है, तो सीकर में पड़ती है। ये मध्य भाग आएगा वो कौन से जिले में आएगा, अजमेर में आएगा। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो दोस्तों कितनी है बताओ, 692 किलोमीटर है, याद कर लेना। जिसमें से राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में लंबाई आती है 550 किलोमीटर आती है। कितनी आती है बताओ, 550। अब इसमें हमें क्या करना था, सुमेलन करना था, कुछ नहीं था। बड़ी बड़ी चोटियां भी मैं बता दूंगा। आप देखो शिखर के अंदर रघुनाथगढ़ है जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, याद रख लेना। कितनी है बताओ, 1055 मीटर है। शेर की है वो सिरोही के अंदर है, 1597 मीटर है। कितनी है बताओ, 1597 मीटर है। और अगर बात करें डोरा की तो कितनी है बताओ, 840 मीटर है। कितने मीटर है बताओ, 840 है। और गोगुंदा की अगर अपन बात करें तो कितनी आएगी, 869 आएगी। कितने मीटर आएगी बताओ, 869। अब इनका सुमेलन करना था अपन लोगों को। तो एक नंबर पे देखो रघुनाथगढ़ दे रखा है तो 1055 है, यानी पहला ऑप्शन हमारा 4 से शुरू होगा। अब 4 वाले ऑप्शन होंगे तो इसका मतलब है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए और बी में से है। दूसरा है 1597 शेर आएगा, यानी 1597, 2 का 3 आएगा, 2 का 3 इसमें भी है, इसमें भी। अभी तक उत्तर का चयन नहीं हुआ है। तीसरे में दे रखा है डोरा पर्वत है, 840 है, डोरा पर्वत 840, तीसरे का ये। तो इसका मतलब है राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा बताओ, 1 नंबर होगा। कौन सा होगा बताओ, 1 नंबर। और ऐसे सवाल बना बना के पेपर में उसने पूछे तो भाव विभोर होने की जरूरत नहीं है। आज अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी प्रकार की। ज्योग्राफी हम बिल्कुल कंठस्थ करवा दूंगा, किसी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मेजरली आपके टेस्ट होंगे, सारी व्यवस्थाएं होगी। ये कहने का मतलब ज्योग्राफी रटना नहीं है, बस ज्योग्राफी को केवल क्या है, पढ़ना है और उसको सीखना है, याद कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये पूछा है जनगणना के, पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान को जिलों को क्या करना है, सुमेलन करना है। और पूछा क्या है इसमें, जनगणना 2000 सुमेलन करेंगे तो इसमें पूछा है 900 संख्या में दिया है। तो इसका मतलब है यहां आपसे वो क्या पूछ रहा है बताओ, लिंगानुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बताओ, लिंगानुपात। यानी 1000 पुरुषों के ऊपर जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, लिंगानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, लिंगानुपात। अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा की अगर प्रतिक्रिया आए तो ध्यान में रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो किसका है, कोई बताएगा कमेंट करके जरूर बताना इस प्रश्न का। सबसे पहले मैं बता देता हूं लिंगानुपात, याद कर लेना। 1000 पुरुषों के ऊपर जो महिलाओं की संख्या होती है वो है लिंगानुपात। सबसे पहले राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात, और 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात था वो था 928 था, याद करना। कितना था बताओ, 928। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान
राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात। तो याद रखेंगे कितना है, 888 है, याद करना कितना है बताओ, 888 है। अगर अपन बात करें 888 है, किसका लिंगानुपात है बताओ, तो 0 से 6 आयु वर्ग का है। सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, और राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका होगा, न्यूनतम लिंगानुपात किसका होगा। तो ये भी अपन लोगों को क्या करना है, चेक करना है ना। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो किस जिले का है बताओ, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है डूंगरपुर जिले का, याद कर लेना। कौन से जिले का है, डूंगरपुर का। और सबसे कम पूछे दोस्तों तो आपका आंसर होगा धौलपुर जिले का लिंगानुपात है वो सबसे कम है। अब इनमें सुमेलन करना है। जब भी आप सुमेलन करें तो राजस्थान में डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात है वो है 994, सबसे ज्यादा। राजसमंद का है 990, पाली का है 987 और प्रतापगढ़ का है 983, याद कर लेना। किसका है बताओ, 983। ये सुमेलन है। तो ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर देखो 2 में है। फिर डूंगरपुर का क्या आएगा बताओ, 2 नंबर का क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 नंबर का 1 इधर दे रखा है, पर 2 नंबर का 1 इधर भी दे रखा है। फिर 3 नंबर का क्या आएगा बताओ, 2 आएगा। 3 का 2 उधर, 3 का 3 दे रखा है और इधर दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा बताओ, 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगर प्रश्न आ जाता है पेपर में राजस्थान की कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या, मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करके बताता हूं, समझना इसको। अगर प्रश्न आ जाता है आपका, 1 मिनट में मैं इसको थोड़ा कर देता हूं, ठीक है। राजस्थान में 2011 में 11 की लिखना, 11 में कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है कुल जनसंख्या, तो 6,85 थी, याद करना। 6.85 करोड़ थी हमारे पास में। अगला जाए राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता पूछ रहे हैं आपसे, तो कितनी है बताओ, 66.1% है। कितने परसेंट है, 66.1। राजस्थान में 2011 की जनगणना में प्रति 100 किलोमीटर में घनत्व पूछ लेता है, में जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या घनत्व पूछे तो कितना है बताओ, 200 है। और 2001 में पूछता है, 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो उस समय था 165, और अब कितना बढ़ा है बताओ, +35 बढ़ा है। फिर आता है राजस्थान में 2011 की जनगणना में कुल पुरुषों की संख्या, यानी 2011 की जनगणना में कुल पुरुष कितने थे, तो कितने थे बताओ, 3.35 करोड़ थे। 3.35 करोड़, 55 करोड़। 3 पॉइंट क्या थे बताओ, 55 करोड़। और अगर पूछ रहे महिला, तो महिला कितनी बताओगे, 3.30 करोड़। 3.30 करोड़। टोटल कितनी होगी बताओ, 3 30 6, और कितनी होगी 685। तो कितनी का है हमारी, 6,85,00,000। फिर इसके बाद में आता है
राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या गंतव्य यदि पूछ लें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या गंतव्य किसका है बताओ, तो आपका उत्तर होगा जयपुर का। और सबसे कम पूछ लें, न्यूनतम पूछ लें तो किसका है बताओ, जैसलमेर का है। अब इसमें देखो गंतव्य आ गया, साक्षरता भी आ गई और लिंगानुपात पे आ गया। अब इसमें पुरुष पूछ लें तो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है, 79% है। और महिला पूछ लें तो 52% है। महिला पूछे तो कितनी बताओगे, 52% बताओगे। ये पूरी डिटेल से मैं एक एक चीज के ऊपर चर्चा करूंगा। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था, 1 नंबर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न दिया है, प्रश्न है परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 1970-71 में किया गया था, 1972-73 में किया गया था, 1978 में 79 में किया गया था, 1980-81 में किया गया। यानी परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था दोस्तों वो 1978 और 79 में किया गया था। कब किया गया था, 1978 और 1979 में किया गया था। एक आता है मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जो राजस्थान का सबसे फेमस है, परीक्षा में पूछा जाता है, याद भी रखना। राजस्थान में मरुभूमि विकास कार्यक्रम विकास कार्यक्रम 1977-78 में 1977-78 में प्रारंभ किया गया था। उन्नीस सौ 77-78 में क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। पहला काम तो ये है। दूसरा आपसे पूछे कि चंबल नदी के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था बताओ, तो वहां पे किया गया था, वो कौन सा था बताओ, डांग क्षेत्र कार्यक्रम किया गया था। इसके अलावा कौन सा था, अरावली विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, 1991-92 में किया गया था। एक आता है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, और ये कब शुरू किया गया था, 1991 और 92 में शुरू किया गया था। कौन सा, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1977-78 में। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये जलवायु वर्गीकरण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, जलवायु वर्गीकरण। और आजकल जो नए प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, कोपेन त्रिवार्ता थॉर्नवेट से थोड़ा वो हटा है, और हट करके इस प्रतिक्रिया को कहां लेके गया वो, आजकल जो मानसून रिपोर्ट आती है, हर साल आती है, उसके अकॉर्डिंग पूछता है प्रश्न। या आजकल एक चीज और हो गई है, वार्षिक वर्षा का घटता हुआ क्रम पूछ लेता है या फिर बढ़ता हुआ क्रम पूछ लेता है। उसमें कुछ नहीं करना, जब प्रैक्टिकली क्लास हो प्रैक्टिकली पढ़ दो उसको, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं हो सकता है। तो देखिएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की अपन बात करें तो मैं बेसिक्स आपको बता देता हूं। जब भी हम क्या करें, जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण, इतना जरूर याद रखिएगा, जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण, और जलवायु का जब भी वैज्ञानिक वर्गीकरण आपसे पूछे तो दोस्तों ये कितने भागों में बांटा गया है बताओ, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्गीकरण पूछे तो आता है कोपेन का वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण पूछे तो कौन सा आता है बताओ, त्रिवार्ता का वर्गीकरण। और तीसरा वर्गीकरण पूछे तो कौन सा आता है बताओ, थॉर्नवेट का वर्गीकरण। ये कितने वर्गीकरण है बताओ, 3 वर्गीकरण है। हमसे कौन सा पूछा है, कोपेन का पूछा है। कोपेन ने राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा, 4। तो त्रिवार्ता ने भी कॉपी किया 4, और थॉर्नवेट ने भी क्या किया, कॉपी किए 4। तो थॉर्नवेट का भी कितना है, 4 वर्गीकरण, त्रिवार्ता का भी कितना है, 4 वर्गीकरण, और कोपेन का वर्गीकरण भी कितना है, 4। ये 4 तीनों के मूल आधार है वो एक ही है। अगर कोपेन जब भी आपके सामने आए तो एक तो कौन सी जलवायु को लेगा बताओ, वो उष्ण आर्द्र जलवायु को लेगा, बस इतना याद रखना, उष्ण आर्द्र को लेगा।
दूसरा भाग लेगा वो किसको लेगा, केवल आर्द्र को लेगा। तीसरा भाग लेगा वो किसको लेगा बताओ, अर्ध शुष्क को लेगा। और चौथा भाग लेगा वो किसको लेगा बताओ, शुष्क को लेगा। तो कितने उपागम हो गए इसके बताओ, 4। उष्ण आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, अर्ध शुष्क है और कौन सा है, शुष्क है। जब भी ये वर्गीकरण ये बनाता है, इंडिकेट करता है, तो इसमें सबसे पहले जो वर्गीकरण करता है उसमें जब भी उष्ण आर्द्र आए तो उसके लिए क्या यूज करता है बताओ, AW। आर्द्र आए तो कौन सा यूज करेगा बताओ, CWG। और इसके लिए क्या करेगा बताओ, BSHW, याद कर लेना। और इसके लिए क्या यूज करेगा, BWHW यूज करेगा। एस का मतलब होता है अर्ध शुष्क, याद रखना। ये होता है डिटर्जेंट और ये होता है आर्द्र, और ये कौन सा होता है, AW। अब ये देखिएगा ये कहां यूज करता है, ये पूर्वोत्तर राजस्थान में करता है। कैसे करता है देखेंगे, एक मैप के जरिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा और याद भी रह जाएगा आपको। देखिए इस प्रकार से अगर अपन वर्गीकरण करें तो यहां पर लोगों ने एक चीज देखना है, इधर से जब भी हम चलें गंगानगर हनुमानगढ़ के पार्ट से होते हुए ये पूरा का पूरा भाग अपन लोगों को लेकर आना है, यहां तक आना है। ये जो पोर्शन है पहला भाग तो ये आएगा। दूसरा भाग यदि आपसे पूछ लें कि दूसरा वर्गीकरण है वो कहां से होगा, तो दूसरा वर्गीकरण अपन लोग कहां से लेते हैं बताओ, इस लाइन से इंगित करते हैं तो दक्षिण का भाग आ जाता है इधर से। और एक लाइन अपन लोगों ने कहां से लेनी है दोस्तों, एक लाइन अपन लोगों ने लेनी, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहां से आएगा और ये लाइन कहां टच करके जाएगा बताओ, इस पॉइंट की तरफ टच करके जाएगा। इस प्रकार का ये वर्गीकरण बनेगा। इसके लिए वो कभी भी यूज करे तो क्या यूज करेगा बताओ, हमेशा AW यूज करेगा। यहां यूज करेगा वो क्या यूज करेगा बताओ, CWG। और यहां यूज करेगा वो BSHW और यहां यूज करेगा वो BWHW यूज करेगा, डिटर्जेंट, याद रखना। कंप्लीटली मैप होता तो मैं बिल्कुल एक एक क्लियर करके आपको बता देता, बाकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इससे भी हम अपना उत्तर निकाल लेंगे। अब देखो इसमें क्या दिया, AW, और AW में देखो बांसवाड़ा दिया, बिल्कुल ठीक बात है। ए को ए के साथ में करेंगे, ए को ए साथ में, ये दो कट गए, ये वाला ऑप्शन कट गया आपका और ये वाला कट गया। अब दूसरा दिया है एस का मतलब होता है अर्ध शुष्क। अब इसमें अर्ध शुष्क जिला देखो कौन सा है बताओ, सिक्कर आया है। तो बी का क्या होगा, 4 नंबर होगा, बी का 4 नंबर इसमें भी है और बी का 4 इसमें भी है। अभी तक उत्तर नहीं बता पाए। तीसरा आएगा BWHW, BWHW किसका आएगा बताओ, गंगानगर का आएगा। तो BWHW सी का 2 नंबर देखो, सी का 2 नंबर इसमें है और इधर सी का 3 नंबर है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा बताओ, ये वाला होगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, बांसवाड़ा गंगानगर धौलपुर सिक्कर, बांसवाड़ा गंगानगर धौलपुर और सिक्कर दे रखा है। अब बांसवाड़ा गंगानगर धौलपुर सिक्कर दे रखा है, तो बांसवाड़ा तो ये रहा, ठीक है, धौलपुर ये रहा, सिक्कर ये रहा और गंगानगर ये रहा। अब खुद ही देख लो आप, केवल सामान्य से मैप पे अपन लोगों ने किया है और हमारा क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर क्या किया दोस्तों, 1 नंबर किया था, वो सारे लोग क्या सही है। इसके इर्द गिर्द ही पेपर आएगा, याद करना, इसको हमें रटना नहीं है, याद करना है केवल। तो एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ही है। प्रश्न है, कौन सा पशु शुभंकर और जिले सम्मिलित नहीं है। शुभंकर का प्रश्न पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया, शुभंकर का प्रश्न पूछा गया है। जब भी शुभंकर का प्रश्न पूछे तो बस देखो इसमें दिया चित्तल जयपुर का, काला तितर झुंझुनू का, कब्बर बिज्जू बांसवाड़ा का, डेमोइसेल क्रेन, यानी डेमोइसेल क्रेन का मतलब होता है कुरंजा पक्षी। कौन सा पक्षी, कुरंजा पक्षी। तो यहां कौन सा पक्षी लिखेंगे बताओ, कुरंजा पक्षी, और कुरंजा पक्षी है। अब इसमें क्या नहीं है बताओ, इसने पूछा सम्मिलित है, नहीं है। तो राजस्थान के 33 जिले हैं, उनके जो आपके प्रतीक चिन्ह है बहुत आसानी से याद हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अपन 1 मिनट में देखते हैं इसको करके, है ना, इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर आपसे पूछे 1 मिनट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो हम लेते हैं श्री गंगानगर। कौन सा जिला है बताओ, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर का अगर पूछे तो कौन सा है बताओ, शुभंकर पूछे तो कौन सा आएगा, चिंकारा। कौन सा है, चिंकारा। 2 नंबर पे पूछे तो कौन सा आएगा बताओ, इधर पास में कौन सा पड़ता है, हनुमानगढ़। 1 मिनट में याद करवा दूंगा, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ का पूछे तो कौन सा है, हनुमानगढ़ गंगानगर से क्या है बताओ, छोटा। और चिंकारे से छोटा क्या होता है बताओ, किलकिला। क्या होता है बताओ, किलकिला। छोटा लोग होते हैं वो किलकिल करते हैं, याद कर लेना। तीसरे नंबर पे पूछे तो कौन सा आएगा बताओ, बीकानेर। कौन सा आएगा बताओ, बीकानेर।
और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर क्या है बताओ, भट्ट तितर है। कौन सा तितर है बताओ, भट्ट तितर। 4 नंबर में यदि पूछे तो कौन सा आएगा बताओ, जैसलमेर है। कौन सा मेर है बताओ, जैसलमेर। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में क्या है बताओ, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और वहां क्या निवास करता है, गोडावण। क्या निवास करता है, गोडावण। 5 नंबर पे आता है कौन सा, बाड़मेर। कौन सा मेर है, बाड़मेर। और बाड़मेर में क्या करेगा बताओ, मरु लोमड़ी। कौन सी है बताओ, मरु लोमड़ी। फिर इसके बाद में आ जाता है जोधपुर 6 नंबर पे। और जोधपुर में कौन सा पक्षी है, मैंने अभी बताया था, कुरंजा पक्षी। कौन सा पक्षी है बताओ, कुरंजा पक्षी। तो हमने लिखा कुरंजा पक्षी, इसका शुभंकर है। फिर इसके बाद में आता है 7 नंबर पे आता है जालोर। और जालोर में सुंडा पर्वत पे एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो किसके लिए फेमस है बताओ, भालू के लिए। 8 नंबर में यदि आपसे पूछें तो कौन सा आ गया बताओ, सिरोही। और सिरोही में अभ्यारण्य है माउंट आबू। और माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ, जंगली के लिए। और जंगली कौन से आएंगे बताओ, मुर्गी। क्या आएगी बताओ, जंगली मुर्गी। वैसे जंगली मुर्गों के लिए फेमस माना जाता है, पर तो यहाँ का शुभंकर क्या हुआ, जंगली मुर्गी हुई। फिर आपसे पूछ रहे 9 नंबर पे पूछे, 9 नंबर पे कौन सा आया बताओ, उदयपुर। कौन सा पुर है बताओ, उदयपुर। उदयपुर का पूछे तो कौन सा है बताओ, कब्बर बिज्जू। कौन सा आएगा बताओ, कब्बर बिज्जू। कब्बर बिज्जू, कब्बर बिज्जू शुभंकर पूछे किसका है, तो किसका बताओ, उदयपुर का। फिर 10 नंबर में कौन सा है बताओ, डूंगरपुर। कौन सा पुर है बताओ, डूंगरपुर। और डूंगरपुर का पूछे तो क्या आएगा बताओ, जांगीर। कौन सा आएगा बताओ, जांगीर। और जांगीर क्या पीता है बताओ, जल पीता है। कहाँ पे आकर के, बाहर आकर के, तो बांसवाड़ा। क्या आता है बताओ, बांसवाड़ा। जल पिएगा तो क्या आएगी बताओ, जल पीपी। क्या आएगी बताओ, जल पीपी। फिर आपसे पूछे 12 नंबर पे पूछे तो कौन सा आएगा बताओ, प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ है बताओ, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में क्या है, उड़न गिलहरी। कौन सी है बताओ, उड़न गिलहरी। कौन से कलर की, पीले कलर की। कहाँ पाई जाती है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। 13 नंबर पे पूछे तो कौन सा आएगा बताओ, चित्तौड़गढ़ का। क्या आएगा बताओ, चित्तौड़गढ़ का। और चित्तौड़गढ़ का कौन सा है बताओ, चौसिंगा। क्या आएगा बताओ, चौसिंगा। और 13 नंबर आ गया। 14 नंबर में पूछे तो कौन सा आएगा, कोटा। क्या आएगा बताओ, कोटा। और कोटा का पूछे तो कौन सा है बताओ, उद बिलाव। क्या आएगा बताओ, उदय बिलाव। उद बिलाव किसका है, कोटा का। 15 नंबर पे पूछे तो कौन सा आएगा, झालावाड़। कौन सा वार्ड है बताओ, झालावाड़। और झालावाड़ में क्या है फेमस बताओ, गागरोनी तोता। क्या आएगा बताओ, गागरोनी तोता यहाँ का फेमस है। फिर आपसे पूछे 16 नंबर में पूछे तो कौन सा है, 12 का। और 12 में क्या है, मगरमच्छ। 12 में क्या है बताओ, मगर है मच्छ। याद रख लेना, मगरमच्छ कहाँ का है बताओ, 12 का। या मगर भी कह सकते हैं, कहाँ का है बताओ, 12 का है। फिर इसके बाद में आता है 17 नंबर पे देखें तो 12 के बाद में कौन सा आएगा, सवाई माधोपुर। यानी 17 पे कौन सा आएगा बताओ, सवाई माधोपुर। तो हमने अगला नाम लिखा, वो क्या लिखा बताओ, सवाई माधोपुर लिखा है। और सवाई माधोपुर का कौन सा है बताओ, तो एक ही चीज के लिए फेमस है, वो कौन सा है, बाघ। 18 नंबर पे पूछे तो 18 नंबर पे कौन सा है, करौली। कौन सा है बताओ, करौली। और करौली की बात करें तो कौन सा है, घड़ियाल के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बताओ, घड़ियाल के लिए। 19 नंबर में पूछे तो कौन सा है बताओ, धौलपुर। कौन सा है बताओ, धौलपुर। और धौलपुर का क्या आएगा बताओ, पचीरा। क्या है बताओ, पचीरा। फिर आता है 20 नंबर पे कौन सा आएगा, भरतपुर। कौन सा आएगा बताओ, भरतपुर। और भरतपुर की बात करें तो कौन सा आएगा बताओ, सारस है। कौन सा आएगा बताओ, सारस है। फिर 21 नंबर पे आता है कौन सा, अलवर है। कौन सा वर है बताओ, अलवर है। और अलवर का क्या आएगा बताओ, सांबर है। क्या आएगा, सांबर है। और फिर 22 नंबर पे पूछे तो कौन सा है बताओ, जयपुर। कौन सा आएगा, जयपुर। और जयपुर का क्या है बताओ, चित्तल। क्या आएगा, चित्तल। और 24 नंबर पे पूछे, 23 नंबर पे पूछे तो 23 पे कौन सा आएगा बताओ, सीकर। कौन सा आएगा, सीकर। और सीकर का कौन सा है बताओ, शाहीन। क्या आएगा बताओ, शाहीन। ऐसे भी लिखा आता है और ऐसे भी लिखा आता है, गलत मत होना, दोनों ही सही है। शाहीन याद रख लेना, ठीक है। 23 24 नंबर की अगर बात करें तो 24 नंबर के ऊपर आता है, सीकर के बाद आता है झुंझुनू। कौन सा आता है बताओ, झुंझुनू। और झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू क्या आता है, कौन सा, काला तितर है। कौन सा तितर है बताओ, काला तितर, छोटा तितर, काला तितर, छोटा तितर, भट तितर, है ना। फिर 25 नंबर पे आता है चूरू, याद कर लेना। और चूरू का कौन सा मृग आता है बताओ,
कृष्ण मर्ग आता है। कौन सा मर्ग आता है? कृष्ण मर्ग, याद रख लेना, कृष्ण मर्ग आता है। फिर इसके बाद में 26 नंबर पे देखें तो कौन सा आएगा बताओ? नागौर। कौन सा आएगा? नागौर। नागौर का कौन सा आता है? नागौर तो राज करता है, वो कौन सा है बताओ? राजहंस। कौन सा हंस है? राजहंस। 27 नंबर पे पूछे टोंक है, कौन सा आएगा बताओ? टोंक। और टोंक का पूछे तो कौन सा है बताओ? हंस है। कौन सा है? हंस है। 28 नंबर पे बात करें बूंदी का, किसका बात करते हैं? बूंदी का। और बूंदी का जो है वो कौन सा है बताओ? सुरखाव है। क्या है बताओ? सुरखाव है। 29 नंबर में बूंदी के बाद में पूछें तो कौन सा आएगा? टोंक के बाद में भीलवाड़ा। कौन सा आएगा बताओ? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा का पूछें तो कौन सा आएगा? मोर, याद रख लेना। कौन सा आएगा बताओ? मोर। और 30 नंबर पे कौन सा है? राजसमंद, सॉरी आपका कौन सा आएगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा आ गया। फिर आएगा अजमेर। कौन सा आएगा? अजमेर। और अजमेर का पूछें तो कौन सा आएगा बताओ? खड़मोर। कौन सा मोर है बताओ? खड़मोर। तो राजसमंद, सॉरी अजमेर का कौन सा आ गया? खड़मोर। अब देखिए 31 नंबर की अगर अपन बात करें तो 31 नंबर पे कौन सा आ गया बताओ? पाली। कौन सा आ गया? पाली। और पाली का क्या है बताओ? तेंदुआ। क्या आ गया बताओ? तेंदुआ। 32 नंबर पे क्या आ गया बताओ? राजसमंद। और राजसमंद का क्या है दोस्तों? भेड़िया। क्या है बताओ? भेड़िया। और अंत में कौन सा आ गया बताओ? 33 नंबर पे कौन सा आ गया? दोसा। दोसा, खरगोशा। तो कौन सा है बताओ? खरगोश है, याद रखना। ये शुभंकर है, इसका प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ये कितने हो गए दोस्तों? 33 हो गए हैं। ये आपसे आराम से करोगे तो याद हो जाएगा। आगे जब हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़ते हो आप, तो मैं पूरा एक प्रोसेस के माध्यम से इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ अपन लोगों को करना है चित्तल जयपुर का बिल्कुल ठीक है, कालातीत झुंझुनू का है, कब्र बिज्जू बांसवाड़ा का नहीं है। कब्र बिज्जू बांसवाड़ा का तो कौन सा है? बांसवाड़ा में तो जल है। तो फिर यहाँ कौन सी पीपी रहती है बताओ? जल पीपी, याद रख लेना। कौन सी पीपी है बताओ? जल पीपी। और जल पीपी कहाँ का है? तो बांसवाड़ा का है। और कुंजा कहाँ का है? जोधपुर का है। तो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी नंबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न खनिज से लेकर के पूछा है। और प्रश्न पूछा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ खान दे रखे हैं और एक तरफ खनिज का नाम दे रखा है। खान में बात करें सबसे पहले, पहला नाम दे रखा है पाइराइट्स, दूसरा दे रखा है रॉक फास्फेट, तीसरा दे रखा है गार्नेट, और चौथा दे रखा है वो क्या रख रहा है? एमरोलक यानी पन्ना दे रखा है। एमरोल दे रखा है, पन्ना भी दे रखा है, याद करना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पाइराइट्स, रॉक फास्फेट, तांबड़ा और पन्ना। पाइराइट्स निकलता है, वो निकलता है सलादीपुरा सीकर के अंदर। कहाँ निकलता है? सलादीपुरा सीकर। यानी एक का क्या याद रखना? 3। अब एक का 3 देखो किसमें? बस एक का 3 इसमें और इसमें। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गया और ये भी गया। दो दो ऑप्शन दिए आपको काटने के लिए, हर पेपर में देता है पर तू ध्यान रखना होता है। अब दूसरा दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान है वो है जामर कोटड़ा। कौन सी है बताओ? जामर है कोटड़ा। किसी चीज को हम रोकते हैं, रुकता नहीं है, तो बोलते हैं जामर। तो कौन सी है? जामर है कोटड़ा। और जामर कोटड़ा कहाँ पड़ता है बताओ? तो जामर कोटड़ा पड़ता है वो उदयपुर में पड़ता है। किसके लिए फेमस है बताओ? रॉक फास्फेट के लिए। तो यहाँ जामर कोटड़ा की खान दे रखी है, पर तो जामर कोटड़ा के स्थान पे कौन सा दे रखा है? बिरमानिया क्षेत्र दे रखा है। और कौन सा दे दे? यहाँ लाठी सीरीज दे दे आपको। कौन सी सीरीज दे दे बताओ? लाठी सीरीज दे दे तो भी सही है। और इसकी फेमस खान है वो कौन सी है बताओ? तो रॉक फास्फेट की है वो कौन सी कोटड़ा है बताओ? जामर कोटड़ा है। कौन सी खान है फेमस बताओ? जामर कोटड़ा दे रखी है। अब देखो कौन सा देंगे? बी में, बी में बी याद करना। बी में बी देखो, बी में बी, इधर भी बीज दे रखा है। फिर दे रखा है गार्नेट, तांबड़ा दे रखा है। तांबड़ा निकलता है वो कहाँ निकलता है? राजमहल के अंदर। 4 नंबर देखो इसमें, सी में 4 नंबर। तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ? तो 4 नंबर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा बताओ? 4 नंबर, डी उत्तर हो जाएगा। अब देखो पाइराइट्स है, ये निकलता है सलादीपुरा सीकर के अंदर निकलता है। सलादीपुरा कहाँ पड़ता है बताओ? सीकर के अंदर निकलता है। रॉक फास्फेट है, ये कहाँ निकलता है बताओ? उदयपुर के अंदर निकलता है। टी फॉर तांबड़ा, टी फॉर कहाँ निकलता है? टोंक। और पन्ने के लिए कौन सा फेमस है? राजसमंद फेमस है। और राजसमंद में खोज की थी पन्ने की, वो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन के सहयोग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न पूछा है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है? सबसे पहले तो बात करते हैं राजस्थान में एनर्जी कॉरिडोर का विस्तार
विस्तार 5 जिलों में है, याद रख लेना। कई 6 बोलते नहीं, 5 जिलों में है। 1 नंबर पे आता है बीकानेर, 2 नंबर पे आता है नागौर, 3 नंबर पे आता है जोधपुर, 4 नंबर पे आता है अजमेर और 5 नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़। ये 5 जिले इसके अंदर शामिल है। किस में शामिल है ये? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में। अब देखो ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो बीकानेर, नागौर, जोधपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, है ना। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक है। ये पूछ लेता है कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसको बोलते हैं दिल्ली एनसीआर। और इसमें राजस्थान के तो भरतपुर जिला आता है, और एक कौन सा आता है दोस्तों? अलवर आता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1 नंबर होगा। ये कभी पूछे तो आप ये बता सकते हैं उत्तर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला था निम्नलिखित में से कौन सा भूआकृति जिले सुमेलित नहीं है? यानी कुछ स्थान दिए हैं, पूर्ववर्ती नाम दिए हैं, इनमें थोड़ा सा नाम दे रखे हैं, गिरुआ दे रखा है, बाकर दे रखा है, बाप फोल्डर दे रखा है, और वर्ध सीमा अंश दे रखा है, जो बूंदी और सवाई माधोपुर में। अब देखिए बाकर है वो नहीं है, बाकर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नहीं है। अब एक चीज देखिए, कुछ नाम लिख रहा हूं मैं। अगर आज 56 का मैदान, मैदान, तो ये है डूंगरपुर और है बांसवाड़ा में। अगर आज 56 की पहाड़ी, कहां पे है ये 56 की पहाड़ी? नए जिलों में, बालोतरा में है, वैसे बाड़मेर में है। अगर आए गोडवाड़ क्षेत्र है, क्या है गोडवाड़ बेसिन, तो कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें? बाड़मेर, जालोर और पाली आ जाएगा। फिर आ जाए वागड़ क्षेत्र, कौन सा आएगा? डूंगरपुर और है बांसवाड़ा। प्रश्न आ जाए बांगड़ क्षेत्र है, ऊपर आए तो ऊपर जाना है, बांगड़ है क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, जयपुर का कुछ हिस्सा। फिर आ जाए गिरवा, उदयपुर में, तस्त्री नुमा जो पहाड़ी है, उदयपुर में कौन सी पहाड़ी है? तस्त्री नुमा जो पहाड़ी है, उनको हम क्या बोलते हैं बताओ? गिरवा। बाकर क्या है? बाकर जो सिरोही की डालयुक्त पहाड़ियां, उसको क्या बोलते हैं बताओ? बाकर बोलते हैं। सिरोही में ढालयुक्त पहाड़ी क्या कहलाता है बताओ? बाकर कहलाता है ना। तो इसका उत्तर है डूंगरपुर बांसवाड़ा का 56 का मैदान आता, या बागड़ प्रदेश आता, पर तो बाकर दे रखा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि सुमेलित नहीं है। हालांकि कोई पेपर का स्तर था वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड का नहीं था, पर तो गलतियां हुई। अब आप इसको सुधार सकते हैं, और बढ़िया प्लेटफॉर्म के साथ में अगर आप जुड़ेंगे तो इसका फायदा भी आपको मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है स्टेटमेंट। कथन दे रखा है ए, और कथन ए किससे दे रखा है? सांबर झील से दे रखा है। क्या दे रखा है बताओ? सांबर झील से। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं सांबर झील के बारे में। सांबर झील के बारे में जब भी अपन लोग पढ़े तो सबसे पहले आता है सांबर झील। सांबर झील, और सांबर झील का विस्तार है वो 3 जिलों में। एक तो जयपुर में है, एक इसका डीडवाना कुचामन में है, और एक इसका विस्तार कहां है बताओ? अजमेर में है। हम बात करते हैं एक तो किसकी बताओ? अक्षांश की,
और एक बात अपन करते हैं दोस्तों किसकी बताओ, देशांतर की। अक्षांश की अगर अपन बात करें तो अक्षांश होता है वो 2 डिग्रियों के बीच में, ये 24 से लेकर के और कितने के बीच में बताओ, 27 के बीच में, और ये 74 से लेकर के और 76 के आसपास में है, ये बीच में आती है। मध्य पॉइंट आता है 74 डिग्री हमारा बीच का है, और कौन सा है, 27 डिग्री है। फिर इसके बाद में आता है सांबर झील, राजस्थान में क्या करती है बताओ, सर्वाधिक नमक का उत्पादन करती है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन। भारत के कुल नमक का, कुल नमक का राजस्थान में उत्पादन, भारत के कुल नमक का राजस्थान में उत्पादन पूछे तो कितना होता है बताओ, 8.5%। और राजस्थान में सांबर झील से जो नमक का उत्पादन होता है वो होता है कितना दोस्तों, 8.7% होता है। नमक का जो उत्पादन किया जाता है, नमक का उत्पादन, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, नमक का उत्पादन। एक चट्टान आती है उसको बोलते हैं माइकासिस्ट चट्टान, याद रख लेना। कौन सी चट्टान है, माइकासिस्ट नाम की जो चट्टान है, उनसे हम इस नमक का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर आता है सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक बात है, दोनों ही है। तो कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, कथन ए सत्य है, कथन आर सत्य है, कथन ए और आर दोनों क्या है, असत्य है, दोनों सत्य है, याद कर लेना, यानी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर हो जाएगा। तो झीलों से भी प्रश्न पूछा गया। अब हाल ही में झीलों की बात करें तो आना सागर झील का नाम बदला गया, वरुण झील किया गया, सॉरी फाई सागर झील का नाम किया गया, वरुण झील किया गया। ये करंट से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो पेपर में आजकल पेपर वाला सबसे ज्यादा पूछता है, तो उसमें आपको चिंता करने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पेपर का एनालाइज क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के पेपर में प्रश्न पूछता है और क्या हम उसके लिए उत्तर देने के लिए रेडी है या नहीं है। अब देखो, कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है, तापीय विद्युत ग्रह पूछा है उसने, ठीक है। सूरतगढ़ थर्मल, कोटा थर्मल, गिरल थर्मल और बरसिंहसर थर्मल, याद रख लेना। ये नाम है बरसिंहसर, याद रख लेना। क्या नाम है बताओ, बरसिंहसर है, बरसिंहसर। सूरतगढ़ पड़ता है गंगानगर में, गंगानगर में। कोटा पड़ता है कहां पे, कोटा में। गिरल पड़ता है बाड़मेर में, और बरसिंहसर पड़ता है बीकानेर में। पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए। दूसरी कुछ तथ्य है, देखो दिसंबर 2024 तक, राजस्थान में कुल विद्युत का उत्पादन, ये जरूर याद रखिएगा, कुल विद्युत का उत्पादन। और पूछे तो कितना है बताओ, 26,325 मेगावाट है। गीगावाट में पूछे तो कुछ नहीं करना, 1000 से भाग लगा दो और कितना बनेगा बताओ, 26.32 गीगावाट, 26.32 गीगावाट। फिर आता है सबसे ज्यादा सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल है, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहां स्थित है, श्री गंगानगर में, और इसकी कैपेसिटी है 2820 मेगावाट, जबकि कोटा की कैपेसिटी है 1240 मेगावाट, याद रख लेना। कितना करता है, 1240। गिरल की बात करें तो राजस्थान की क्या है, राजस्थान की प्रथम गैसीकरण लिग्नाइट आधारित परियोजना है, लिग्नाइट, जो किस देश के सहयोग से चल रही है बताओ। सहयोग की बात करें तो ये जर्मनी के सहयोग से है। कौन से देश के सहयोग से दोस्तों,
जर्मनी के सहयोग से क्या की गई है, संचालित की गई है। और अगर अपन बात करें कोटा की, तो कोटा की अभी 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर इकाई क्या है, निर्माणाधीन है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा दोस्तों, 1 नंबर होगा। यानी सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा पूछा विद्युत ग्रह कौन सा, सबसे बड़ा तो कौन सा, सूरतगढ़ है। अगर ये नहीं आता तो उत्पादन क्षमता में पूछे, सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता में पूछ रहे प्रेजेंट में, उत्पादन क्षमता में जब भी पूछे दोस्तों तो आपको बताना है छबड़ा। कौन सा बताना है, छबड़ा। जो कहां स्थित है बताओ, 12 में है। छबड़ा कहां स्थित है, 12 में है। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न दिया है, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कथन का आपको चयन करना है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की क्या बताओ संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही बात है। इस परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ये नाम है इसका, ठीक है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। हनुमानगढ़ गंगानगर सबको होती है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान का हिस्सा 17.22% है। ना जी 17.22 नहीं है, 15.22% है, ठीक है। और यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। सही कूट है क्या, तो देखो इसमें अगर अपन बात करें सामान्यता, तो यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को क्या करती है, सिंचित करती है। तो 2.5 लाख से ज्यादा ही करती है, बिल्कुल करती है, ये बात भी सही है। ए बी और डी देखो, ए बी और डी, तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा बताओ, सी नंबर होगा। देखो परियोजना का नाम जो आता है दोस्तों वो क्या आती है बताओ, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, याद कर लेना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना की बात करें तो सबसे पहले पूछता है दोस्तों इसके ऊपर नदी कौन सी है, तो हम देते हैं सतलज नदी, याद कर लेना। फिर पूछता है इसके ऊपर बांध कितने हैं, तो हम उत्तर देते हैं कितने बांध है बताओ, तो इसके ऊपर 2 बांध है। पहले बांध का नाम है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है दोस्तों, भाखड़ा बांध, जो कहाँ है बताओ, तो ये हिमाचल में है। और दूसरा बांध आता है जिसका नाम क्या आता है बताओ, नागल बांध। और ये नागल बांध पूछे कहां पे है, तो कहां पे है बताओ, नागल बांध है वो है पंजाब में। फिर है संयुक्त परियोजना, क्या पूछता है पेपर वाला, संयुक्त परियोजना। और संयुक्त परियोजना की जब भी बात करें तो संयुक्त परियोजना कितने की है बताओ, पहला आता है कौन सा, हरियाणा, फिर कौन सा है बताओ, पंजाब, और फिर कौन सा है बताओ, राजस्थान, तीनों की है। फिर आपसे पूछता है कुल विद्युत उत्पादन, कुल विद्युत उत्पादन, और कुल विद्युत उत्पादन होता है इससे 1483 मेगावाट होता है। राजस्थान के हिस्से की बात करें, राजस्थान का हिस्सा, तो राजस्थान का हिस्सा जब भी पूछे आपसे तो आपने कितना बताना है, 15.22%। और मेगावाट में पूछे तो कितना आएगा, 227 मेगावाट आएगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा, 1 2 और 4 सही होगा। तो ये आंसर सही था। पेपर को थोड़ा सा घुमाया गया, और घुमाने से क्या हो गया, थोड़े से लोग क्लीन बोल्ड हो गए, आउट हो गए ना, ऐसा नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मिट्टी को लेकर के आया। देखो 2 प्रश्न आए मिट्टी के, एक तो पहले पूछा जिप्सी फेरस पूछ लिया उसने, और दूसरा पूछा राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है। अब देखो लाल पीली दे, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दे रखा है, कोटा बूंदी भीलवाड़ा दे रखा है, ये ऑप्शन तो अपने आप ही काट दो। और डूंगरपुर बांसवाड़ा दिया तो ये ऑप्शन अपने आप ही कट गया, क्योंकि यहां तो नहीं है। अब बच्चा कौन सा, सिरोही, अजमेर, टोंक है, ये कौन सा है बताओ, टोंक है। सिरोही, अजमेर, टोंक और जयपुर। इधर दिया सवाई माधोपुर, यानी लाल पीली मृदा का मिट्टी बेसिन के अंदर मिलती है, तो यहां कभी भी नहीं मिलेगी, याद करना, इस पोर्शन पे तो नहीं मिलेगी, है ना। तो इसमें एक तो सवाई माधोपुर में मिलेगी, एक कहां मिलेगी, सिरोही में मिलेगी, एक कहां मिलेगी, भीलवाड़ा में, और एक कहां मिलेगी, अजमेर में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा बताओ, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर होगा। और ये मिट्टी का कौन सा वर्गीकरण है, सामान्य वर्गीकरण है, जिसमें मिट्टी के कितने प्रकार बताए गए हैं, 10 प्रकार बताए गए हैं, उनमें से हैं। कभी थ्योरी की क्लास होगी तो इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खनिजों से फिर प्रश्न पूछा गया, और ये दूसरा प्रश्न देखेगा। खान दे रखा है, ए तो दे रखा है डेगाना, ए दे रखा है मांडो की पाल है, याद करना। ये कौन सी पाल है बताओ, मांडो की पाल है, मांडो की पाल। जामर कोटड़ा दे दिया और गोठ मांगलो दे दिया, ठीक घुमा घुमा के वही सवाल दे रहा है, कोई नया इसके पास में नहीं है। देखो सबसे पहले बात करें टंगस्टन की, मैं टंगस्टन की खान की बात कर लेता हूं, फेमस खान। टंगस्टन की खान है डेगाना,
एक खान का नाम है भाकरी, एक का नाम क्या डेगानार, एक का नाम क्या भाकरी, और एक का नाम क्या बताओ सिरोही के अंदर पड़ती है वालदा, एक पड़ती है आबू, और एक खान का नाम आता है रेवदर। ये खान किसकी है बताओ? टंगस्टन की है। 2 नंबर पे दे रखा है, 2 नंबर पे क्या दिया उसने? 2 नंबर पे दिया फेलसपार। फेलसपार निकलता है डूंगरपुर के अंदर, और डूंगरपुर के अंदर एक खान है जिसका नाम है मांडो की पाल, एक ही जगह से निकलता है, मांडो की पाल। फिर इसके बाद आता है 3 नंबर पे आता है रोक फास्फेट। 3 नंबर पे कौन सा आता है बताओ? रोक है फास्फेट। और रोक फास्फेट की बात करें तो एक खान का नाम मैंने बताया था जामर कोटड़ा, दूसरे का नाम है धाकन कोटड़ा, तीसरा आता है माटून क्षेत्र, और फिर आता है बिरमानिया क्षेत्र, और एक नाम क्या आता है बताओ? लाठी सीरीज, ये नाम आते हैं। और जिप्सम के लिए मैंने बता ही दिया, जैसे जिप्सम और जैसे कौन सा आएगा दोस्तों? जामसर की खान आएगी। इसके अलावा लूणकंसर की खाल, कोलायत, पुगल, ये बहुत सारी खाने हैं, जब डिटेल से पढ़ेंगे तो एक करेंगे। अब देखो डेगाना है टंगस्टन के लिए, एक का एक, देखो एक का 4 है, एक का एक, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब एक का एक है। दूसरा दे रखा है मांडो की पाल जो फ्लोराइड के लिए, 2 का 2, 2 का 2 आ जाएगा। फिर दे रखा है जामर कोटड़ा रोक फास्फेट के 3 का 3 आ जाएगा। और फिर दे रखा अंत में गोट मांग लो किसके लिए? जिप्सम के लिए, तो आ जाएगा डी नंबर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा बताओ? डी नंबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न दे रखा है, और प्रश्न क्या दिया है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये किसको लेकर के प्रश्न पूछा है उसने? तो ये पूछा है कौन से का वर्गीकरण है। जब इन्वर्टेड कोमा लगा आए तो हमेशा याद रखना, ना तो ये कोपेन का वर्गीकरण है और ना ही त्रिवार्ता का वर्गीकरण है। केवल वर्गीकरण कौन सा ये? तो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है। किसका है बताओ? थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है। देखते हैं थॉर्नवेट का जब भी जलवायु वर्गीकरण आप पढ़े, थॉर्नवेट का, थॉर्नवेट बोलते हैं इसको, इसका जब भी वर्गीकरण पढ़े तो कुछ नहीं करना, इस भाग को सुमेलन करना और मिलान करना इसमें। अब देखिए जब भी बात हो इस पार्ट की तो एक भाग हमें जोड़ना है इस प्रकार से, एक भाग जोड़ना है इस प्रकार से, और एक भाग जोड़ना है इस प्रकार से। ये त्रिवार्ता का वर्गीकरण थोड़ा सा अलग होगा थॉर्नवेट में। थॉर्नवेट पहला वर्गीकरण कहता है CA, W लिखेगा। C के बाद में क्या आएगा बताओ? DA, कोमा लगा के क्या लिखेगा? W लिखेगा। और D के बाद में क्या लिखेगा बताओ? D, फिर क्या लिखेगा? B, फिर कोमा क्या लगाएगा? W। और इधर क्या लिखेगा बताओ? E, फिर A, फिर कोमा लगा के क्या लिखेगा बताओ? D। ये दिया है इसने 4 पार्ट। एक किसका है बताओ? तो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है। अब देखते हैं सम्मेलन करवाया EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान। तो देखते हैं DBW उत्तरी राजस्थान है, ठीक है कोई बात नहीं है। दूसरा क्या दे रखा है उसने? दूसरा दे रखा है DA, W जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान में। तो DAW देखो, DAW मध्य राजस्थान, बिल्कुल ठीक बात है ये। फिर क्या दे रखा है? CA, W जलवायु प्रदेश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, बिल्कुल दे रखा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। EA, D क्या दे रखा है? पूर्वी राजस्थान, जबकि पूर्वी राजस्थान में तो ये वाला पोर्शन है। तो इसका मतलब क्या दिया? ऑप्शन में दे दिया उसने, क्योंकि ये गलत है। क्या है बताओ? गलत है। इसने क्या पूछा है उसने कि काय सुमेलित है? नहीं है, तो भाई नहीं है ये सुमेलित, याद रख लेना। ए उत्तर होगा इसका। क्या होगा बताओ? ए उत्तर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हीरा। जनगणना, ये नाम क्या दिया उसने? जनगणना। ये जनगणना 2011 दे रखा है। नाम क्या है बताओ? जनगणना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? 0 से 6 आयु वर्ग में जब भी पूछें तो 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात है दोस्तों, वो किसका है बताओ? झुंझुनू का है। कौन से जिले का होगा बताओ? झुंझुनू जिले का होगा। और 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात पूछें
तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है वो कितना है बताओ, 888 है, याद रख लेना कितना है, 888 है। प्रारंभ के वीडियो में आपको बता चुका हूं। फिर राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था, CA एक्ट, MS खुराना, लाहोचे और MO हेरोन। तो इसका वर्गीकरण किया गया था अरावली का, वो सबसे पहले किसने किया था, हेरोन ने किया था। और प्री कैम्ब्रियन काल में जो उत्पत्ति हुई राजस्थान में वो दोस्तों किसकी हुई बताओ, अरावली की हुई है। किसकी हुई है बताओ, अरावली की हुई है। तो हमने नाम क्या लिखा है, अरावली पर्वतमाला की क्या हो गई है बताओ, उत्पत्ति हो गई है। किसकी उत्पत्ति हुई है, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हो गई। दूसरा आपसे पूछें, सेकंड जो भाग पूछे इसके अंदर, अरावली जो पर्वतमाला है उसे क्या बोलते हैं, उसे खनिजों का क्या बोलते हैं बताओ, खनिजों का अजायब घर। खनिजों का क्या बोलते हैं बताओ, अजायब घर कहा जाता है। किसको बोलते हैं बताओ खनिजों का अजायब घर, तो अरावली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अरावली को बोलते हैं। अरावली में कौन से खनिज पाए जाते हैं बताओ, धात्विक खनिज मिलते हैं, धात्विक खनिज मिलते हैं। और धात्विक खनिजों का कितना प्रतिशत मिलता है, तो आपका उत्तर होगा 80% मिलता है। और धात्विक खनिज हैं वो किस चट्टान से मिलते हैं, तो आज के बाद में याद रखिएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान से मिलते हैं। दैसे धारवाड़ और दैसे धात्विक आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ओम एरोन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये सामान्य परिचय से प्रश्न पूछा गया और सामान्य परिचय से प्रश्न पूछा गया कि 13 डिग्री 30 डिग्री 12 नॉर्थ, 30 डिग्री 12 उत्तर गलत कर रखा है, 69 30 69 30, 23 3 23 3, 78 17 78 17। यानी ये स्थानों को क्या करना है, हमें सुमेलन करना है। क्या करना है, सुमेलन करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें मैप चाहिए। अब मैप की जब भी अपन बात करें तो 1 मिनट लगेगा, हम इसको इंडिकेट कर लेंगे मैप को। बस कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई पेपर वाला कोई भी चीज आपको दे पेपर में, बस उसका मैप बना लो आप, सीधा सीधा सा उत्तर है इसका। अब देखो इसके अंदर उसने क्या किया बताओ, सबसे पहले दिया बांसवाड़ा, बिल्कुल जी बांसवाड़ा लिख देते हैं यहां पर। फिर क्या दिया बताओ, बांसवाड़ा के बाद में कौन सा दिया बताओ, जैसलमेर। क्या दिया बताओ, जैसलमेर, जैसलमेर। अब देखो जैसलमेर की बात करें तो यहां निशान लगा दिया जैसलमेर में। फिर क्या दिया बताओ, धौलपुर, बिल्कुल यहां दे दिया। और फिर कौन सा दे दिया बताओ, गंगानगर। अब इसमें क्या करना है कि हमें पॉइंट को जोड़ना है ना, नॉर्थ उत्तर लिख के फिर ये पॉइंट बनाए है इसने। 30 12 पे कौन सा है बताओ, गंगानगर है। 30 12 पे कौन सा है बताओ, गंगानगर है, गंगानगर। 30 12 पे, ठीक है। बांसवाड़ा है 23 3 पे, 23 3 पे, 69 30 पे, और ये 78 17 पे। बस हो गया। अब देखो बांसवाड़ा है 23 3 पे, बांसवाड़ा 23 3 पे, देखो कौन सा आएगा 23 3 पे, ये रहा 23 3 पे, ये रहा। तो पहला 3 नंबर, एक का 3 नंबर लेंगे, एक का 3 नंबर है, तो इसका मतलब ये दोनों तो कटेंगे, 2 ऑप्शन तो आपके सीधे कट जाएंगे, कहीं देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो पहला 3 नंबर से शुरू करेंगे। तो पहले का क्या है बताओ, 3 नंबर है, यहां लगा दिया मैंने 3 नंबर, 3 नंबर पे पहले का क्या लगा देंगे अपन लोग, 3 नंबर लगा देंगे, ये लगा दिया। अब दूसरा जैसलमेर पूछा है, सबको पता है 69 30 है ना, ईस्ट में है 69 30, तो पूर्वी देशांतर है, कंफ्यूज कर रहा है आपको ना, 69 30 कर दिया। तो बी का 2 बिल्कुल ठीक है, अभी तक ठीक है। धौलपुर दे रखा है तो 78 17 दे रखा है, बिल्कुल जी 78 17 ये रहा, है ना। 3 का 4, अब 3 का 4 देखो इसमें, देखो डी का 1 हो ही जाएगा, है ना, डी का 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, बी नंबर उत्तर होगा। जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया वो सारे लोग सही हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। वो गंगानगर है, उधर धौलपुर है, इधर ये है। अब अगर आपसे पूछ ले लंबाई को लेकर के पूछ ले, तो फिर कहाँ घबराना है अपन लोगों को, ये एक लंबाई आ जाएगी और एक ये लंबाई आ जाएगी। ये पूछें तो 869 है, और ये पूछें तो 800 कितनी है, 26 है। इनके बीच में फिर एक विकिरण आ जाएगा, तो विकिरण को भी पढ़ लेते हैं। यहां से इस साइड से जोड़ देंगे विकिरण, और एक इस साइड से जोड़ देंगे विकिरण। ये विकिरण है 850 और ये विकिरण है 784। विकिरणों में अंतर पूछ लें तो याद रखना कितने किलोमीटर का है, 66 किलोमीटर का। और राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में पूछ लें, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछ लें, लंबाई और चौड़ाई में अंतर तो कितने किलोमीटर का होगा, 43 किलोमीटर का होगा। कितने किलोमीटर का होगा, 43 किलोमीटर का। तो ये कुछ बातें थी, बेसिक बातें थी, जिनके ऊपर अपन चर्चा की है।
बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला देखो, ये कुछ अनुसंधानों को लेकर के चर्चा है। प्रश्न है, निम्न कौन सा कथन असत्य है? असंगत को चिन्हित करना आप लोगों ने। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल ठीक है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उन्नत उत्पादक देने वाली किस्म है। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। माही कंचन है वो किसकी है बताओ? मक्के की है, याद करना। माही कंचन, माही कंचन आ जाए, माही धवल आ जाए, माही कंचन, माही सुगंधा, सॉरी माही सुगंधा, माही कंचन, माही सुगंधा, केवल सुगंधा पूछ लें। ये सारी जो वैरायटी है वो किसके दोस्तों? मक्के की है। यहां क्या दे रखा है बताओ? चावल दे रखा है। तो चावल की तो क्या है बताओ? बासमती आती है, परमल आता है, दुर्गा आती है, गंगा आती है ना? ये किस में है? तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ? तो वो उत्तर होगा आपका कौन सा? 3 नंबर होगा। कौन सा होगा? 3 नंबर। ये 3 नंबर स्टेटमेंट गलत है। बाकी यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ में है और एक यांत्रिक कृषि फार्म है वो जेतसर के अंदर भी है, याद करना, जेतसर के अंदर भी है ना? तो ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये हमारे कोर्सेज है। अगर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी कॉम्बो में मिल रहा है 2499 रुपए में, और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का लेना चाहते हैं कॉम्बो में मिल रहा है 1999 रुपये में। अगर आप चाहते हो कि हमें केवल सब्जेक्ट पढ़ना है, फर्स्ट पेपर नहीं लेना है, तो आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का ले सकते हैं 1899 रुपये में, और बेसिक का ले सकते हैं यहाँ पे 1499 रुपये में। बाकी इस क्लास को सभी ग्रुपों में भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और इसी तरह से इस YouTube चैनल के ऊपर हम लगातार कोशिश करेंगे कि आप वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। ये अपन लोगों ने इसका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर था, उसके ऊपर एनालाइज किया है भी किस प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं। और जैसे ही आपके विज्ञापन की बात करूँ तो जल्द ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। बहुत चर्चित भर्ती मानी जाती है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती, और कंपटीशन और भर्तियों की तुलना में देखें तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जो विद्यार्थी फर्स्ट पेपर को, सब्जेक्ट को प्रायिकता से पढ़ेगा और अभी से लग जाएगा तो उसका सिलेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सुनिश्चित हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।